जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेज में। हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने 3 पार्ट में इसको क्लासीफाई किया था, सोशलिस्टिक, गांधीवादी और सोशल इंटेलेक्चुअल, जो आपका सोशियो इंटेलेक्चुअल लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं आपका जो सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो समाजवाद पे सिद्धांतों पे आधारित जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने जो आपके 2 आर्टिकल्स थे जिसमें मेनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात नहीं की गई है। एक तो आपका बताया है आर्टिकल 36 में डेफिनेशन, और आर्टिकल 37 में मेनली वो बताया है कि ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। अब 38 और 39 के पहले वाले वीडियो में हमने बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 39A। ठीक है, आर्टिकल 39A ये मूल संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और आपको पता ही होगा कि जो आपका 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये एक तरह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बहुत सारे मतलब कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय में हुआ था, और मतलब मान लीजिए कि पूरे संविधान में ही बहुत सारी चीज़ें थी, इसको अमेंड करके रख दिया गया था। और ये वही समय था आपका इमरजेंसी का समय, जिसमें एक तरह से आपका जो अपोजिशन था वो ना के बराबर था, मतलब नहीं ही था। मैक्सिमम जो बड़े बड़े नेता थे सब जेल के अंदर थे। उसी समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और पूरा एकदम संविधान को बदल के रख दी। तो आर्टिकल 39A कहता है कि टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, यानी कि गरीबों को इसमें मेनली कहा गया है कि जो आपका न्याय है, जस्टिस, न्याय का जो सिद्धांत है, ये लोगों को बराबर मिले, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। अब जाहिर सी बात है कि आज के समय में अगर हम किसी से, अगर मान लीजिए कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, तो जाहिर सी बात है अगर आपका केस है तो फिर आपको उस केस को लड़ने के लिए आपको एक लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी, एक वकील की ज़रूरत पड़ेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इसमें मेनली आपका एक लॉयर होगा जो आपकी तरफ से आपके बिहाफ पे केस लड़ेगा। अब उस लॉयर की कुछ ना कुछ फ़ी होगी। अब वो फ़ी जो है वो गरीब आदमी एक अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो जस्टिस है, उसके लिए जो न्याय है वो महंगा हो गया, यानी कि उसे न्याय नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बात कही गई 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से कि गरीबों के लिए फ्री लीगल एड, यानी उन्हें फ्री में लीगल मतलब जो भी उनके कानूनी सलाह होगा उसके लिए जो पैसे होंगे, जो भी पैसा होगा उसको प्रोवाइड करवाएगी स्टेट, जिनसे कि उनको न्याय मिल सके, उनको बराबर न्याय मिल सके। ठीक है, और इंडिया के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो न्याय वैसे भी बहुत महंगा हो चुका है। कहने का मतलब है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो, उनके लिए जस्टिस इजी है, एक गरीब आदमी को न्याय पाना बहुत ही मुश्किल है। अगला है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 जो है ये बात करता है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड द पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, यानी कि जो लोगों के अधिकार हैं, लोगों का जो काम का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, यानी कि जो बेगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज यानी कि जो गरीब लोग, जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, बीमारी, और डिसेबलमेंट यानी कि जो आपके डिसेबल लोग, मतलब ठीक है, आज के समय में अगर देखें तो गवर्नमेंट ने एक नया नाम दे दिया है डिसेबल को, दिव्यांग। तो इन लोगों के लिए सरकार जो है, स्टेट जो है, उनके लिए कुछ ना कुछ करेगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करेगा। ओल्ड एज लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कानून बनाएगा जिससे उनको मतलब उनकी लाइफ अच्छे से कट सके। जो सिकनेस, बीमार लोग हैं, और जो डिसेबल लोग हैं, उनके लिए सरकार जो है वो, स्टेट जो है वो बेसिक मतलब कुछ भी ऐसा करेगा जिससे उनकी लाइफ जो है वो बेटर हो, अच्छी हो। ठीक है, उनके लिए ज़िंदगी जो है एक बोझ न बन पाए। तो ये आपका आर्टिकल 41 कहता है। आर्टिकल 42 कहता है कि सरकार यानी कि स्टेट प्रोविज़न बनाएगी, यानी कि ऐसे लॉ बनाएगी, ऐसे कानून बनाएगी जिससे कि जो ह्यूमन कंडीशन है, यानी कि जो मानव की जो स्थिति है, कंडीशन है,
उसमें सुधार आ सके। कौन से कंडीशन में सुधार आ सके? उनके काम में और मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि जो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो कोई काम कर रही है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो लाइफ, मतलब मेनली जो होता है कि जो मैटरनिटी रिलीफ होता है इसके अंतर्गत जो महिलाएं होती हैं उनको काम से छुट्टी मिल जाती है। ठीक है। आर्टिकल 43 कहता है टू सिक्योर अ लिविंग वेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स, यानी कि जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनको बराबर का अपॉर्चुनिटी मिले और उनको एक लिविंग वेज मिले। मतलब जो बेसिक वेज होता है, सॉरी बेसिक वेज नहीं, एक मिनिमम वेज होता है। तो मिनिमम वेज जो होता है, याद रखिएगा कि मिनिमम वेज और लिविंग वेज इन दोनों में डिफरेंस है। यानी कि स्टेट ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिससे लोगों को एक लिविंग वेज मिल सके। अब लिविंग वेज और मिनिमम वेज में क्या डिफरेंस है? देखिए, मिनिमम वेज जो होता है इसमें आपका वही हाल है कि रोटी कपड़ा मकान, यानी कि आपका जो फूड है, शेल्टर है और आपके जो क्लॉथिंग या जो भी कपड़े हैं, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, ये आपको मिल सके। ये अगर आपको, इसके लिए आपको अगर कुछ वेजेस मिल रहे हैं तो उसको मिनिमम वेज कहा जाएगा। लेकिन लिविंग वेज जो होता है इसमें आपका रोटी कपड़ा मकान तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ आपका हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, ये सब चीजें भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी स्टेट के द्वारा। इसके लिए आपको कम से कम इतना आपको पैसा दे दिया जाए, इतना आपको वेज मिलता रहे, जिससे कि आपकी जो लाइफ हो एक स्टैंडर्ड लाइफ आप जी सकें, जिसमें आपको रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ आपका जो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, या इसके अलावा जो आपका जो बीमा पॉलिसी होती है वो सब चीज़ें आप कर सकें। ये अगर आपका चीज़ें अगर आप इन चीज़ों को अगर आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो वो लिविंग वेज होगा। मिनिमम वेज इससे अलग होता है। मिनिमम वेज में सिर्फ फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, यानी कि कपड़ा रोटी मकान, यही सब आता है। ठीक है, तो ये हमने आज जो बात की है आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, ये आपका आता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। ध्यान रखिएगा कि 41 के बाद सीधे हमने 42 पे बात की है, सॉरी 39A के बाद हमने सीधे 41 पे चले गए, 40 पे हमने बात नहीं की है। तो याद रखिएगा ये 40 जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको गांधीयन प्रिंसिपल में जब हम लोग बात करेंगे तब उसमें हम आर्टिकल 40 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।